ड्रामा के स्टार्ट में मेन लीड यी चैन का असिस्टेंट उससे कहता है, आपके मरे हुए ब्रदर की वाइफ और उनके बच्चे मिल गए हैं, वो नॉर्थ सिटी में हैं। आपकी ग्रैंडमा को भी इस बारे में पता चल गया है और वो भी वहाँ जा रही हैं। तभी वहाँ हमारी फीमेल लीड शू यी आती है और उसका ऑटो रिक्शा यी चैन की कार से टकरा जाता है। फिर शू यी गुस्से में यी चैन के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हारा ड्राइवर कार चलाने से पहले देखता नहीं है? इस पर यी चैन कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं जल्दी में हूँ। तो शू यी कहती है, कार से बाहर निकलो, तुम काफी रिच दिखते हो, लेकिन तुम इतने इल मैनर्ड क्यों हो? इसके बाद यी चैन शू यी को 1 लाख युआन का एक चेक देता है और कहता है, क्या ये पैसे काफी हैं? ये सुनकर शू यी कहती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ? फिर यी चैन कहता है, क्या ऐसा नहीं है? इस पर शू यी कहती है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किसी का फायदा उठाना कैसा होता है। तो शू यी चैन को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो ये सब उसे डराने के लिए करती है और उससे कहती है, मेरा रिक्शा तुमसे टकराया था, तुम्हारी कार पर एक स्क्रैच आ गया है, मेरे गांव में एक वर्कशॉप है, वहां जाओ और अपनी कार रिपेयर करवा लो। इसके बाद शू यी चैन का चेक वापस कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर यी चैन गुस्से में अपने ड्राइवर से कहता है, इस लड़की ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। इस पर ड्राइवर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें सॉरी बोले? तो यी चैन कहता है, जाने दो, वैसे भी हम अब कभी नहीं मिलेंगे, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे ब्रदर के बच्चों को ढूंढना है। दूसरी तरफ शू यी की सिस्टर इन लॉ उससे कहती है, अपने डेड हस्बैंड की पिक्चर इस घर से बाहर फेंक दो। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि 5 साल पहले शू यी के हस्बैंड शाओ का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है और वो प्रेग्नेंट शू यी को छोड़कर चला जाता है। प्रेजेंट सीन में शू यी डाइनिंग टेबल पर रखा खाना गिरा देती है और कहती है, अगर मेरे बच्चे ये खाना नहीं खा सकते तो किसी को भी ये खाना खाने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर शू यी की सिस्टर इन लॉ कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 5 साल पहले तुम एक अननोन आदमी को घर ले आई थी और फिर तुमने उससे शादी कर ली और 2 बच्चों को जन्म दिया। अब शाओ मर चुका है तो हम चाहते हैं कि तुम मिस्टर वांग से शादी कर लो। फिर शू यी एक झाड़ू लेती है और अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को पीटने के लिए उनके पीछे भागती है, लेकिन तभी यी चैन वहाँ आ जाता है। यी चैन को देखकर शू यी कहती है, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? इस पर यी चैन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शू यी कहती है, ये मेरा घर है, मैंने तुम्हें कार रिपेयर के लिए 70 युआन दे दिए हैं, मैं फिर से पैसे नहीं दूंगी। इसी बीच यी चैन शू यी के हाथ में अपने ब्रदर की फोटो देखता है और जब वो जबरदस्ती शू यी से फोटो ले लेता है तो शू यी गुस्से में यी चैन से कहती है, तुम मेरे हस्बैंड की फोटो के साथ क्या करने वाले हो? इस पर यी चैन कहता है, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो शू यी कहती है, हाँ ये मेरा हस्बैंड है। फिर यी चैन अपने असिस्टेंट से कहता है, इस लड़की और इसके बच्चों को पकड़ लो। ये सुनकर यी चैन का असिस्टेंट कहता है, हम अपने साथ बॉडीगार्ड्स नहीं लाए हैं। इस पर शू यी का ब्रदर यी चैन से कहता है, ये सब क्या ड्रामा है, तुम ब्राइड प्राइस के पैसे दिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तभी यी चैन की ग्रैंडमा वहाँ आती है और कहती है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को कोई परेशान नहीं कर सकता। फिर ग्रैंडमा शू यी से कहती है, आओ मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। इसके बाद ग्रैंडमा शू यी और उसके बच्चों जून और मीमी को घर ले जाती हैं और बच्चों से कहती हैं, तुम्हारे डैड चले गए हैं लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा अभी जिंदा है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर शू यी ग्रैंडमा से कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो? शाओ को मेमोरी लॉस था और उसे अपने नाम के अलावा कुछ याद नहीं था। इस पर ग्रैंडमा कहती है, चिंता मत करो, मैं जून और मीमी का DNA टेस्ट करवा लूंगी। फिर ग्रैंडमा शू यी को यी चैन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और उसे बताती हैं, यी चैन शाओ का ब्रदर है। यी चैन से मिलकर शू यी बहुत खुश नहीं होती है तो यी चैन शू यी से कहता है, मुझे नहीं पता कि शाओ ने तुम्हें क्यों चूज किया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। थोड़ी देर बाद शू यी रात के अंधेरे में एक बॉक्स लेकर घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी यी चैन वहाँ आ जाता है और घर की लाइट्स ऑन कर देता है और वो शू यी पर चोरी करने का इल्जाम लगाता है। इस पर शू यी इचेन से कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने कुछ चुराया है? फिर इचेन कहता है, तुम रात के अंधेरे में छुपकर यहाँ वहाँ घूम रही थी, अगर तुम चोरी नहीं कर रही थी तो तुम क्या कर रही थी? तभी वो बॉक्स गिरकर खुल जाता है जिसे शू यी ने पकड़ा हुआ था और उस बॉक्स में ड्राई एबेलोन होता है। ये देखकर इचेन शॉक हो जाता है। फिर ग्रैंडमा वहाँ आती है और घर की मेड ग्रैंडमा से कहती है, मैंने मिस शू यी को ड्राई एबेलोन्स दिए थे क्योंकि वो आपके लिए एबेलोन पॉरेज बनाना चाहती थी। ये सुनकर ग्रैंडमा इचेन से कहती है, तुमने शू यी को गलत समझा, उसे अभी सॉरी बोलो। इस पर शू यी से कहता है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो शू यी बहुत खुश हो जाती है। फिर ग्रैंडमा शू यी से कहती है, इचेन बहुत इल मैनर्ड है, उसे इग्नोर करो। अगले दिन इचेन शू यी से कहता है, घर में इतनी सारी मेड्स हैं, फिर भी तुम जानबूझकर ग्रैंडमा को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए सूप बना रही थी। इस पर शू यी कहती है, तुम शाओ के बड़े ब्रदर और मेरे बच्चों के अंकल हो, मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और फिर मेरी इंसल्ट भी की। क्या तुम अभी भी उस कार एक्सीडेंट वाली बात को लेकर मुझसे नाराज हो? तो इचेन कहता है, तुम मेरी हेट के लायक भी नहीं हो। इसके बाद इचेन शू यी को बीच रास्ते में अपनी कार से बाहर निकाल देता है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। फिर उसका ड्राइवर उससे कहता है,
क्या मैं आपको ऑफिस ले चलूं? इस पर वो कहता है मैंने काफी समय से रेस्टोरेंट चेक नहीं किया है, मुझे हमारे रेस्टोरेंट ले चलो। दूसरी तरफ वो रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और तभी उसका ब्रदर और सिस्टर इन लॉ आते हैं और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तभी वो वहाँ आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है ये लोग रेस्टोरेंट में सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। इसी बीच वो अपने सिस्टर इन लॉ को थप्पड़ मार देती है और ये देखकर उसका ब्रदर उससे कहता है तुम्हारी मेरी वाइफ को मारने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर वो अपने ब्रदर को भी थप्पड़ मार देती है और ये देखकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है शाओ को हमेशा डिसेंट और पोलाइट लड़कियां पसंद आई हैं। शुई ने जरूर शाओ के मेमोरी लॉस का फायदा उठाया होगा और उसे फंसा लिया होगा। तो असिस्टेंट कहता है मिस शुई काफी प्रीटी है, शायद इसीलिए मिस्टर शाओ को मिस शुई से प्यार हो गया। दूसरी तरफ उसकी सिस्टर इन लॉ उससे कहती है मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। फिर वो कहती है कॉल करो और पुलिस को बुलाओ, वैसे भी मेरे बॉस यहीं पर हैं। इसके बाद वो वहाँ आता है और वो उससे कहती है मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ ने किचन खराब कर दिया है, तुम इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। इस पर उसका ब्रदर उससे कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, हम शुई को अपने साथ ले जाएंगे। तो वो उसे कहता है क्या मैं तुम्हें भी जॉब से फायर कर दूं ताकि तुम अपने ब्रदर के साथ घर जा सको। फिर वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद वो सिक्योरिटी टीम को कॉल करता है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसके ब्रदर और सिस्टरा से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो उसे कहता है अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। थोड़ी देर बाद शुई घर जाती है और जून और मिमी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है और उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी होती है। इसी बीच यी चैन वहाँ आ जाता है और वो गलती से उसे पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसने जून को नहीं बल्कि उसे पकड़ा है। फिर वो घबराकर जमीन पर गिर जाती है। इस पर वो ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा ये मेरी गलती नहीं थी, ये खुद गिरी है। तो वो ग्रैंडमा से कहती है मैं खुद गिरी हूँ, मिस्टर यी चैन को ब्लेम मत करो। फिर ग्रैंडमा उससे कहती है शू ये कितनी अच्छी है, वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करती है, फिर तुम्हारा दिल उसे परेशान करने के लिए कैसे मान जाता है। तभी उसका ब्रदर उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है अगर तुम वापस घर नहीं आई तो मैं तुम्हारे डेड हस्बैंड की पेंटिंग्स जला दूंगा। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट जून और मिमी की पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट्स लाता है और उससे कहता है मिस्टर शाओ ही जून और मिमी के डैड है। इसके बाद उसका असिस्टेंट उसे उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाता है और कहता है इन पिछले 5 सालों में मिस शू ही ने 2 जॉब्स की, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और उन्होंने कभी मिस्टर शाओ की फैमिली को ढूंढने की कोशिश नहीं की। इस पर वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने उसे गलत समझा। तभी घर की मेड वहाँ आती है और उससे कहती है मिस शू ही किचन से एक नाइफ लेकर घर से बाहर भाग गई हैं। दूसरी तरफ उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ उसका वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि अपने हस्बैंड की पेंटिंग्स लेने के लिए वो जरूर वापस घर आएगी। तभी वो वहाँ आ जाती है और अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ से कहती है पिछली बार तुमने मेरे बच्चों को परेशान किया था और अब तुम मेरे डेड हस्बैंड की चीजों को छू रहे हो। इस पर उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है हम बेवकूफ नहीं है, इस बार तुम हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती। फिर वो गुस्से में नाइफ बाहर निकालती है और अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ से कहती है पेंटिंग्स कहाँ है। तो उसका ब्रदर कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि शाओ की पेंटिंग्स कहाँ है। ये सुनकर वो गुस्से में अपने ब्रदर पर अटैक कर देती है और उसकी शर्ट फाड़ देती है। तभी कुछ गन्स वहाँ आते हैं और उसकी सिस्टर इन लॉ गन्स के लीडर मिस्टर वांग से कहती है तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, तुम शुही को अपने साथ ले जा सकते हो। इस पर वो मिस्टर वांग से कहती है अगर तुमने मुझे छुआ तो यी चैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो मिस्टर वांग कहता है मुझे किसी अननोन आदमी की परवाह नहीं है, मैंने तो यी चैन का नाम भी कभी नहीं सुना। दूसरी तरफ ग्रैंडमा यी चैन से कहती है तुम्हें शुई को वापस घर लाना होगा। फिर वो कहता है ग्रैंडमा टेंशन मत लो, शुई बहुत स्मार्ट है, वो बिल्कुल ठीक होगी। इसके बाद मिस्टर वांग शुई के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो केचप निकालती है और उसे मिस्टर वांग पर फेंक देती है और उससे कहती है चिली सॉस टेस्ट करो। केचप गिरने की वजह से मिस्टर वांग के टैटूज खराब हो जाते हैं। तो वो कहती है तुम्हारे फेक टैटूज तुरंत निकल गए, क्या तुम्हारे टैटूज मेरे सन के कार्टून स्टिकर्स की तरह है। फिर मिस्टर वांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गूंस को उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो मिस्टर वांग और उसके गन्स पर पोटैटोज और ओनियन से अटैक कर देती है। फाइनली मिस्टर वांग उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसके बॉडीगार्ड्स मिस्टर वांग और उसके गन्स को पीटते हैं। ये देखकर उसका ब्रदर और सिस्टर इन लॉ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक लेती है और उन्हें पनिश करती है। इसी बीच उसका फटा हुआ स्वेटर देखकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है अपना कोट उतारो। तो उसका असिस्टेंट अपना कोट उतारता है और उसे दे देता है और उससे कहता है आप मिस शुई की इतनी टेंशन लेते हैं, लेकिन आप अपना खुद का कोट उतारकर उन्हें नहीं दे सके। इसके बाद उसका असिस्टेंट शाओ की पेंटिंग्स ले आता है और पेंटिंग्स देखकर वो कहता है ये डेफिनेटली शाओ की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। फिर वो उससे कहता है अपना बाकी का ट्रैश भी यहाँ से उठा लो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आना चाहता। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचते हैं और जून और मिमी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बच्चों से कहती है मैंने बैड बॉयज को इतना पीटा कि वो मुझसे बहुत डर गए। इसके बाद वो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। इस पर वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था, मैं वहाँ सिर्फ अपने ब्रदर की पेंटिंग्स वापस लेने गया था। फिर ग्रैंडमा उससे कहती है
मीमी और जून की डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये दोनों सच में शाओ के बच्चे हैं। अब तुम और बच्चे हमारे साथ इस घर में रह सकते हो। थोड़ी देर बाद वो एक सपना देखती है जिसमें उसके पास नए कपड़े और एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है और उसके बेड पर बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ आ जाता है और जबरदस्ती उसे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि ये सब बस एक सपना था। अगले दिन रेस्टोरेंट का हेड शेफ रेस्टोरेंट स्टाफ से कहता है, परसों हमारे रेस्टोरेंट में एक शेफ असेसमेंट होगा। जो भी पास होगा उसे हायर रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। इस पर शूही कहती है, अगर मैं असेसमेंट पास कर लूँ तो मैं एक शेफ बन सकती हूँ। क्या मैं भी कंपटीशन में पार्ट ले सकती हूँ? तो हेड शेफ कहता है, रेस्टोरेंट का हर एम्प्लॉय इस कंपटीशन में पार्ट ले सकता है। थोड़ी देर बाद वो घर जाती है और यी चैन के लिए नूडल्स बनाती है क्योंकि वो कंपटीशन का जज था और उसके लिए उसके फूड टेस्ट के बारे में जानना जरूरी था। इसके बाद वो उसके रूम का दरवाजा नॉक करती है और वो टॉवल पहनकर रूम से बाहर आता है। फिर वो घबराकर कहती है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? इस पर वो कहता है, क्या तुमने कभी किसी को शावर लेते टाइम कपड़े पहने हुए देखा है? तो वो उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए चिकन लेग नूडल्स बनाए हैं, क्या तुम इन्हें टेस्ट करोगे? शेफ असेसमेंट परसों है, क्या तुम मुझे कोई हिंट दे सकते हो कि मुझे जजेस को कैसे इम्प्रेस करना चाहिए? फिर वो कहता है, वो डिश बनाओ जो तुम सबसे अच्छी बनाती हो, इसके अलावा और कुछ मत सोचो। इसके बाद वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। तो वो कहती है, क्या तुम मेरे बनाए हुए नूडल्स नहीं खाओगे? इस पर वो फिर से दरवाजा खोलता है और उसे नूडल्स का बोल ले लेता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में बैठता है, कैमरा पर उसे देखता है और कहता है, ये लड़की काफी क्यूट है, शायद इसीलिए ब्रदर इसे पसंद करते थे। अगली सुबह हेड शेफ कुकिंग कंपटीशन के पार्टिसिपेंट से कहता है, आज हमारे असेसमेंट का टॉपिक ये है कि आपको वो डिश बनानी है जो आप सबसे अच्छी बनाते हैं। अपनी डिश डिसाइड करो और अपनी बेस्ट स्किल दिखाओ। ये सुनकर उसे याद आता है कि कल रात उसने भी उसे बिल्कुल यही बात कही थी कि उसे कंपटीशन में वही डिश बनानी है जो वो सबसे अच्छी बनाती है। इसके बाद वो गोल्डन फ्राइड राइस बनाती है और सभी शेफ्स को उसकी बनाई हुई डिश बहुत टेस्टी लगती है और वो उसे फुल स्कोर देते हैं और उसे रेस्टोरेंट का शेफ बना देते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर जाती है और ग्रैंडमा, जून और मिमी उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर वो ग्रैंडमा से कहती है, अभी मैं सिर्फ एक जूनियर शेफ हूँ। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं, तुम हार्ड वर्क करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक नया रेस्टोरेंट ओपन करूंगी और तुम्हें उस रेस्टोरेंट की हेड शेफ बना दूंगी। तभी वो वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हें किसी नए रेस्टोरेंट का हेड शेफ बना दिया जाए। तुम्हें फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहती है, मैंने कब फ्री में कुछ मांगा? फिर ग्रैंडमा उससे कहती हैं, मुझे शुई पर पूरा ट्रस्ट है, वो डेफिनेटली एक हेड शेफ बनेगी। तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर वो कहता है, मेरी एक प्लानर के साथ अपॉइंटमेंट है और इस मीटिंग में मैं उनसे जून और मिमी की एजुकेशन के बारे में बात करूंगा। इसके बाद वो मीटिंग अटेंड करते हैं और एजुकेशन प्लानर्स मिमी और जून के लिए एक टफ शेड्यूल बताते हैं जिसमें उन दोनों को फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना था और एक स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल भी फॉलो करना था। ये सुनकर वो कहती है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो इतना टफ शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते। तो वो कहता है, ये एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्लान है, अगर वो इस प्लान को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी तरह बने? फिर वो कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं अनएजुकेटेड हूँ और मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, सही ना? इस पर वो कहता है, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन ये शाओ के बच्चे हैं, हमारी फैमिली सर्कल में सर्वाइव करने के लिए उन्हें एक एलीट एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो वो कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनका बचपन खुशियों से भरा हो। फिर वो कहता है, गुस्सा मत हो और मेरी बात सुनो। इस पर वो कहती है, तुम्हें मेरा गुस्सा बहुत बुरा लगता है ना? इसी बीच प्रोफेसर उससे कहता है, सर आपको इस बारे में अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। ये सुनकर वो कहता है, ये मेरी वाइफ नहीं है। इसके बाद वो मिमी को लेती है और वो जून को लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह शुई नींद से जागती है और कहती है, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज खुश रहना है। यी चेन ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, इसीलिए उसके फेस पर हमेशा एक एक्सप्रेशन लेस लुक रहता है। उसकी वजह से मैंने पूरी रात सपने में उससे लड़ने का सपना देखा। इसके बाद वो टाइम देखती है और सुबह के 8 बज रहे होते हैं। फिर वो जल्दी से रेडी होती है और घर से बाहर जाती है। उसकी कार को रोकती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रेस्टोरेंट ले चले, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसे 70 युआन देता है और उससे टैक्सी से रेस्टोरेंट आने के लिए कहता है। इसके बाद भारी बारिश स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो बारिश में भीगते हुए रेस्टोरेंट पहुंचती है। ये देखकर उसका असिस्टेंट उससे कहता है, मिस शुई बारिश में भीग कर आई हैं। इस पर वो कहता है, सभी एम्प्लॉयज को जिंजर टी सर्व करो। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट उसके ऑफिस में जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या सभी एम्प्लॉयज को जिंजर टी मिल गई? तो उसका असिस्टेंट अपने मन में कहता है, मिस्टर यी चैन शुई के बारे में जानना चाहते हैं। फिर उसका असिस्टेंट उससे कहता है, मैंने मिस शुई को जिंजर टी सर्व कर दी थी और उन्होंने थैंक यू भी कहा था।
दूसरी तरफ वो जिंजर टी देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है मुझे जिंजर से एलर्जी है, यी चैन ने जानबूझकर मेरे लिए जिंजर टी भेजी है। इसके बाद वो जिंजर टी फेंकने जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ आ जाता है और वो गलती से जिंजर टी उसके फेस पर फेंक देती है। फिर वो एक नैपकिन लेती है और उसका फेस क्लीन करती है और वो गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। थोड़ी देर बाद वो सूप पी रही होती है और तभी वो वहाँ आ जाता है और उसे भी बहुत भूख लग रही होती है। ये देखकर वो उसे कहती है मैं ये सूप तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। इस पर वो उससे अपसेट हो जाता है तो वो कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन लेट नाइट स्नैक्स बना सकती हूँ, बदले में मुझे एक कार देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम कार नहीं दे सकते तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपनी सैलरी मिलने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर वो कहता है क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तुम्हें अलाउंस नहीं दिया? तो वो कहती है उन्होंने दिया, लेकिन मैंने वो पैसे मीमी और जून के फ्यूचर के लिए सेव किए हैं। इस पर वो कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। अगले दिन वो घर से बाहर जाती है और एक नई कार देखकर एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसने ये कार उसे गिफ्ट की है। लेकिन उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि उसने कार नहीं बल्कि उसके लिए एक स्कूटर खरीदा है। थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट के किचन में काम करते हुए गुस्से में कहती है मिस्टर यी चैन ने कहा था कि वो मुझे एक कार देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे एक स्कूटर गिफ्ट किया। ये सुनकर एक शेफ उससे कहता है क्या तुम्हारा रेस्टोरेंट के बॉस के साथ कोई कनेक्शन है? इस पर वो कहती है हाँ, मेरा उनके साथ एक होस्टाइल रिलेशनशिप है, मैं मजाक कर रही हूँ, ये बस एक जोक था। फिर एक लड़की उससे कहती है मिस्टर यी चैन के असिस्टेंट ली तुम्हारे लिए जिंजर टी क्यों लाए थे? क्या तुम असिस्टेंट ली को डेट कर रही हो? तो वो कहती है हमारा बस थोड़ा पर्सनल कनेक्शन है, लेकिन हम डेट नहीं कर रहे हैं। इस पर वो लड़की कहती है तो क्या तुम मेरे लिए ये पता लगा सकती हो कि असिस्टेंट ली को क्या पसंद है? मैं उन्हें पसंद करती हूँ। थोड़ी देर बाद वो असिस्टेंट ली के लिए एक केक लेकर उससे मिलने जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए एक केक लाई हूँ, तुम्हें ये केक जरूर पसंद आएगा। यी चैन वहाँ असिस्टेंट ली की जगह बैठा होता है, लेकिन उसका फेस उसे दिखाई नहीं देता और वो सोचती है कि वो असिस्टेंट ली से ही बात कर रही है। फिर वो उससे कहती है तुम वीकेंड पर क्या करते हो, तुम्हारी हॉबीज क्या है? इस पर वो कहता है मैं वीकेंड पर सोशल इवेंट्स अटेंड करता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें खाने में क्या पसंद है? फिर वो कहता है मुझे स्टेक और नूडल्स बहुत पसंद है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद असिस्टेंट ली यी चैन के ऑफिस में आता है और देखता है कि वो केक खा रहा है। ये देखकर असिस्टेंट ली अपने मन में कहता है क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? मिस्टर यी चैन डिजर्ट खा रहे हैं। फिर यी चैन असिस्टेंट ली से कहता है शू यी से कहना कि अगली बार केक में थोड़ा कम शुगर डाले। ये सुनकर असिस्टेंट ली अपने मन में कहता है क्या मिस्टर यी चैन को प्यार हो गया है? अगले दिन शू यी की फ्रेंड लीन असिस्टेंट ली के लिए एक स्टेक बनाती है और शू यी को एक लंच बॉक्स देते हुए कहती है मैंने ये स्टेक असिस्टेंट ली के लिए बनाया है, प्लीज ये लंच बॉक्स असिस्टेंट ली को जरूर दे देना। इस पर शू यी कहती है तुम खुद जाकर दे दो। तो लीन कहती है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर वो लंच बॉक्स लेकर असिस्टेंट ली को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वो वहाँ आ जाता है और वो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर वो कहता है ये मेरा ऑफिस है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों हो? तो वो कहती है मैं असिस्टेंट ली के लिए खाना लाई हूँ। फिर वो उसे लंच बॉक्स ले लेता है और उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है और लंच बॉक्स खोलता है और देखता है कि स्टेक के ऊपर एक हार्ट शेप बना हुआ है और उसे इसके साथ एक लव नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हारा दिन जीतना चाहती हूँ। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और तभी असिस्टेंट ली वहाँ आता है और उससे कहता है क्या आप खाना खा रहे हैं? ये किसने बनाया? इस पर वो कहता है तुम अभी बाहर जाओ। थोड़ी देर बाद वो घर जाता है और वो देखता है कि वो और बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि शायद वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वो रूम में जाता है और शाओ की पिक्चर से बात करते हुए कहता है तुमने कैसी लड़की से शादी की? शू ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। तभी वो वहाँ आ जाती है और उसे देखकर वो टेबल के पीछे छुप जाता है और फिर वो शाओ की पिक्चर के सामने खड़ी होती है और उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो एक सपना देखने लगता है जिसमें वो देखता है कि वो उसे किस कर रही होती है। अगली सुबह वो मीमी, जून और ग्रैंडमा के लिए ब्रेकफास्ट लाती है। तभी वो वहाँ आ जाता है और ग्रैंडमा उसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे देखकर घबरा जाता है और ब्रेकफास्ट खाने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद वो आती है और उसके साथ कार में बैठती है और वो फिर से इमेजिन करता है कि वो उसके साथ रोमांस कर रही होती है। फिर वो घबराकर ड्राइवर से कहता है आज मैं कार खुद चलाऊंगा। ये देखकर वो अपने मन में कहती है क्या मैंने मिस्टर यी चैन को फिर से अपसेट कर दिया? थोड़ी देर बाद लिन शू यी को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो असिस्टेंट ली से पूछे कि उसे उसका बनाया हुआ खाना कैसा लगा। इसके बाद शू यी असिस्टेंट ली से कहती है तुम्हें लिन का बनाया हुआ खाना कैसा लगा? इस पर असिस्टेंट ली कहता है मुझे कोई लंच बॉक्स नहीं मिला। तभी यी चैन
लिन वहाँ आ जाता है और वो उससे कैंडिडेट्स है, क्या तुमने लंच बॉक्स असिस्टेंट ली को नहीं दिया? तो वो कहता है, क्या वो लंच बॉक्स असिस्टेंट ली के लिए था? इस पर वो कहती है, हाँ। क्या तुमने वो असिस्टेंट ली को नहीं दिया? फिर वो कहता है, तुम्हारे और असिस्टेंट ली के बीच क्या चल रहा है? तभी एक माउस वहाँ आ जाता है और माउस को देखकर असिस्टेंट ली डर जाता है और उससे चिपक जाता है और वो असिस्टेंट ली से कहती है, ये माउस बहुत क्यूट है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये देखकर उसे काफी जेलसी फील होती है और वो गुस्से में असिस्टेंट ली को कॉटन पिकिंग के लिए कॉटन फील्ड्स में भेज देता है। थोड़ी देर बाद शू यी वापस रेस्टोरेंट जाती है और एक लड़की उससे कहती है, मिस्टर यी चैन ने आज तुम्हारी बहुत इंसल्ट की, क्या तुम झूठ बोल रही थी कि असिस्टेंट ली तुम्हारा फ्रेंड है? फिर लिन उससे कहती है, मुझे लगा था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मेरी वजह से तुम्हें मिस्टर यी चैन से डांट पड़ी। इस पर एक लड़की बाकी शेफ्स से कहती है, शू यी ने मिस्टर यी चैन को अपसेट कर दिया है, उसके साथ साथ मिस्टर यी चैन शायद हमें भी जॉब से फायर कर दें। तो लिन कहती है, अगर मिस्टर यी चैन हमें जॉब से फायर करते हैं तो हम किसी और रेस्टोरेंट में जॉब कर लेंगे। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, आपकी ग्रैंडमा ने आपके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। इस पर वो कहता है, कोई एक्सक्यूज बनाओ और इसे कैंसिल कर दो, मुझे इस तरह की डेट की जरूरत नहीं है। फिर असिस्टेंट कहता है, मैं समझ गया। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है, रुको, मुझे एड्रेस भेजो, मैं उस लड़की से मिलने जाऊंगा। फिर वो जिंग से मिलने जाता है और वो उससे कहती है, हम चाइल्डहुड में एक साथ खेलते थे। इस पर वो कहता है, मुझे याद नहीं है, क्या खाना अच्छा नहीं है? तो वो कहती है, मेरा पेट भर गया है। फिर वो कहता है, अगर शू यी तुम्हारी जगह होती तो वो आसानी से इस तरह की 2 डिशेस खा लेती। इस पर वो कहती है, शू यी कौन है? दूसरी तरफ वो घर जाती है और जून उसे बताता है, यी चैन एक लड़की से मिलने गया है जो फ्रांस से आई है। तो वो कहती है, तो यी चैन को फॉरेन कंट्री से आने वाली लड़कियां पसंद हैं। इसके बाद वो और बच्चे पिलो फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस घर आता है और वो और बच्चे उसे छुप कर देखते हैं। उन्हें देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मिमी कहती है, हम देख रहे हैं कि क्या आपके साथ कोई एलियन आया है या नहीं। तो जून मिमी से कहता है, एलियन नहीं, शायद फ्रांस से आने वाली वो लड़की हमारी फ्यूचर आंटी बन सकती है। ये सुनकर वो कहता है, ये एलियंस और फ्यूचर आंटी के बारे में क्या बकवास है। फिर वो बच्चों को उनके रूम में भेज देती है और उसे एक लंच बॉक्स देती है और कहती है, मुझे पता है कि तुमने डिनर ठीक से नहीं खाया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है। इस पर वो कहता है, क्या तुमने इसमें पॉइजन मिलाया है? तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैं इतने अच्छे सूप को क्यों खराब करूंगी? मैंने सुना है कि तुमने असिस्टेंट ली को किसी और जगह भेज दिया है। फिर वो कहता है, तुम उसकी इतनी टेंशन क्यों लेती हो? इस पर वो कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तभी असिस्टेंट ली उसे कॉल करता है और वो उसे कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि मिस्टर यी चैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। थोड़ी देर बाद वो उसका वेट कर रहा होता है क्योंकि वो अभी तक खाना पकाने के लिए किचन में नहीं आई होती है। फिर वो उसके रूम में जाता है और देखता है कि वो फेंट हो गई होती है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर उसे डांटता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका हस्बैंड है और उसने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा और इसीलिए वो बीमार पड़ गई। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वो उससे कहता है, अपनी आंखें खोलो, अगर तुम जाग गई हो तो मुझसे बात करो। इसके बाद वो जाग जाती है और उससे कहती है, ये एक हॉस्पिटल है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? इस पर वो कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैं खुश हूँ कि तुम जाग गई, मुझे लगा कि तुम चली गई, मैं तुम्हारे लिए क्रीमेटोरियम कॉल करने ही वाला था। तो वो कहती है, क्रीमेटोरियम कौन जा रहा है? तभी लिन वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो कहती है, मैं अब ठीक हूँ। इस पर लिन उससे कहती है, शू यी बीमार है और तुम अभी भी उसे बुली कर रहे हो, ये सब मेरी गलती है। मैंने शू यी को असिस्टेंट ली के लिए लंच बॉक्स दिया था। तो वो कहता है, क्या वो लंच बॉक्स तुम्हारा था और क्या तुमने वो लंच बॉक्स असिस्टेंट ली के लिए भेजा था? फिर वो कहती है, तुम मुझे इस मैटर के बारे में पहले ही डांट चुके हो, अब लिन को मत डांटो। इस पर वो लिन से कहता है, शू यी का ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद वो असिस्टेंट ली को कॉल करता है और कहता है, वापस ऑफिस आ जाओ। ये सुनकर लिन उससे कहती है, मिस्टर यी चेन ने असिस्टेंट ली को वापस क्यों बुलाया? क्या वो उसे और भी बड़ी पनिशमेंट देने वाले हैं? तो वो कहती है, मिस्टर यी चैन इतने भी बुरे नहीं हैं, वही मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। फिर लिन कहती है, क्या तुम सच में सोच रही हो कि मिस्टर यी चैन तुम्हें पसंद करते हैं या फीवर ने तुम्हें क्रेजी कर दिया है? इस पर वो कहती है, मेरी स्किल्स और मेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ कौन मुझ पर फिदा नहीं होगा। तो लिन कहती है, अपनी इतनी तारीफ करना बंद करो। अगले दिन जिंग शू ही को ढूंढते हुए उस रेस्टोरेंट में आती है जहाँ शू ही काम करती थी, क्योंकि उसे डाउट था कि यी चैन शू ही को पसंद करता है। फिर जिंग और उसकी फ्रेंड जानबूझकर शू ही की इंसल्ट करती हैं और उसे दूसरी डिश लाने के लिए कहती हैं। इसके बाद वो एक नई डिश लाती है और जिंग की फ्रेंड जानबूझकर खाने में एक फेक नेल डाल देती है और जिंग उससे कहती है, क्या तुम इसलिए गुस्से में हो क्योंकि
क्योंकि हमने डिश चेंज करने के लिए कहा और अब तुम हमसे बदला लेना चाहती हो। इस पर वो कहती है शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारे शेफ्स को लंबे नेल्स रखने की परमिशन नहीं है। तो जिंग कहती है अगर ये डिश क्लीन है तो इसे खाकर दिखाओ। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और अपने सपने में जिंग और उसकी फ्रेंड को थप्पड़ मार देती है। प्रेजेंट सीन में जिंग और उसकी फ्रेंड होटल मैनेजर को बुलाती है और मैनेजर उससे कस्टमर्स को सॉरी बोलने के लिए कहता है। इस पर वो मैनेजर से कहती है मेरी क्या गलती है। ये सुनकर जिंग की फ्रेंड मैनेजर से कहती है इसे अभी जॉब से फायर कर दो। तभी उसकी ग्रैंड माँ वहाँ आती है और कहती है शू ये को यहाँ से कोई फायर नहीं कर सकता। इस पर जिंग कहती है तुम बुढ़िया और तुम इल मैनर्ड बच्चों, तुम लोग कौन हो। तो बच्चे कहते हैं हम ग्रैंड माँ के प्रोटेक्टर्स हैं। फिर ग्रैंड माँ जिंग से कहती है ये हमारी फैमिली का रेस्टोरेंट है। इस पर जिंग उससे कहती है क्या तुम्हारी पूरी फैमिली इस 5 स्टार होटल में काम करती है। फिर ग्रैंड माँ होटल मैनेजर से कहती है मैं अपने रेस्टोरेंट में ऐसी इल मैनर्ड लड़कियों को टॉलरेट नहीं करूंगी। तो जिंग की फ्रेंड कहती है क्या आप हमें इल मैनर्ड कह रही हैं। इसके बाद मिमी ग्रैंड माँ से कहती है किसी ने जानबूझकर खाने में एक फेक नेल डाला ताकि शेफ को फंसाया जा सके। फिर जून जिंग से कहता है तुमने जो भी किया सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्ड हो गया है। तभी वो वहाँ आ जाता है और जून और मिमी उसे बताते हैं कि जिंग और उसकी फ्रेंड शू ही को बुली कर रही थी। इस पर वो कहता है मैं तुम दोनों का अंकल हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मोम को सपोर्ट करूंगा। तो जिंग की फ्रेंड उससे कहती है जिंग तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है, तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। फिर उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम किस रिलेशनशिप की बात कर रही हो, मैंने ये चैन का रिलेशनशिप जिंग के साथ फिक्स नहीं किया। इसके बाद वो उससे कहता है मुझे सब कुछ बताओ कि क्या हुआ। तो वो उसे सब कुछ बता देती है और फिर वो उसे जिंग और उसकी फ्रेंड के खिलाफ प्रूफ मांगता है और वो उसे वो फोटो दे देती है जिसमें जिंग और उसकी फ्रेंड फूड डिश में फेक नेल डाल रही थी। इसके बाद जिंग डर जाती है और उसे सॉरी बोलती है और वो उसे एक फूड इवेंट पर इनवाइट करती है और वो जिंग का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि जिंग उसके साथ क्या करने वाली है। अगले दिन वो फूड इवेंट पर जाती है और इतना टेस्टी खाना देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वो खाना ट्राई करने ही वाली होती है लेकिन तभी जिंग और उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो ऐसे फूड इवेंट में कभी नहीं आई थी। इसके बाद जिंग उसे कैवियर से बनी एक डिश ट्राई करने के लिए कहती है लेकिन जैसे ही वो डिश देखती है वो जिंग से कहती है ये डिश कैवियर से नहीं बल्कि पपाया से बनी है। ये सुनकर जिंग गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है तुम खुद को क्या समझती हो, तुम्हारी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर वो कहती है मैं बस तुम्हें एक लेसन सिखा रही हूँ। फिर जिंग गुस्सा हो जाती है और उसकी ड्रेस पर एक ड्रिंक गिरा देती है और तभी वो वहाँ आ जाता है और उससे कहता है जिंग तुम्हें बुली कर रही है और तुम्हें पलटकर जवाब देना भी नहीं आता। तो वो कहती है क्या मैं जिंग से बदला ले सकती हूँ। इस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो जिंग को थप्पड़ मार देती है और जिंग गुस्से में उससे कहती है शूई कि मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, अगर मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है मैं किसी से नहीं डरता। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जिंग और उसकी फ्रेंड उससे बदला लेने का प्लान बनाती हैं। इसके बाद वो उससे कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, क्या तुम सिर्फ घर पर ब्रेव बनती हो, क्या तुम जिंग को लेसन नहीं सिखा सकती थी। इस पर वो कहती है मुझे लगा था कि जिंग तुम्हारी फियांसे है इसलिए मैं उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती थी। तो वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि जिंग मेरी फियांसे है, वो मेरी फियांसे नहीं है। फिर वो कहती है ओह मैं समझ गई। इस पर वो कहता है क्या तुम्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहती है मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, मेरी 10,000 युआन की ड्रेस खराब हो गई, ग्रैंडमा ने ये ड्रेस मेरे लिए खरीदी थी। ये सुनकर वो अपना ब्लैक कार्ड उसे देता है और वो एक्साइटमेंट में वो कार्ड ले लेती है और उससे कहती है ये वो ब्लैक कार्ड है जिसकी स्पेंडिंग अनलिमिटेड है राइट। फिर वो कहता है इस कार्ड की लिमिट सिर्फ 1 लाख युआन है। इस पर वो कहती है तुम कितने कंजूस हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इसे रिटर्न कर दो। इसके बाद वो कार्ड वापस ले लेता है और वो जबरदस्ती उसे कार्ड वापस ले लेती है और इसी बीच उन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। फिर वो नर्वस होकर जाती है और कार में बैठ जाती है और उसका असिस्टेंट गलती से उसे लिए बिना वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके रोकने पर वो कार रोकता है और कहता है मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप अभी तक कार में नहीं बैठे थे। इस पर वो कहता है शायद मुझे तुम्हें फिर से कॉटन फील्ड में कॉटन तोड़ने के लिए भेज देना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में जाती है और अपने मन में कहती है क्या मैंने यी चैन को पसंद करना स्टार्ट कर दिया है। नहीं, मैं यी चैन को पसंद नहीं कर सकती। वो जानबूझकर मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मुझे उससे प्यार हो जाए और फिर वो मुझे ये कहकर घर से बाहर निकाल देगा कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। कल से मैं यी चैन को इग्नोर करूंगी। अगली सुबह वो उससे मिलती है लेकिन उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है और वो सोचने लगता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट जाती है और लिन उससे कहती है कुकिंग कंपटीशन कल है, क्या तुम रेडी हो। इस पर वो कहती है हाँ
हाँ, मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ। तभी उसकी एनिमी जिया उसके जूस में एक मेडिसिन मिला देती है ताकि उसका सेंस ऑफ टेस्ट खराब हो जाए और वो कुकिंग कंपटीशन हार जाए। फिर वो अनजाने में वो जूस पी लेती है और कुछ टाइम बाद वो घर जाती है और डंबेल्स के साथ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो वहाँ आता है और वो गलती से उसके फुट पर एक डंबेल गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके फुट में चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए बना हुआ सूप लाती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। इस पर वो कहता है, तुम काफी टाइम से ये सब प्लान कर रही थी राइट? सोने के बजाय तुम किचन में डंबेल्स लिफ्ट कर रही थी, फिर अचानक से मेरे फुट पर डंबेल गिरा दिया और फिर जानबूझकर मेरे लिए सूप बनाया। तो वो कहती है, एक शेफ के शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डंबेल्स उठा रही थी। फिर वो उसे सूप पिलाने के लिए आगे बढ़ती है और उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारे फुट को क्या हुआ? इस पर वो कहती है, मैंने गलती से मिस्टर यी चेन के फुट पर एक डंबल गिरा दिया। तो वो कहता है, ग्रैंडमा ये इसकी गलती नहीं है, सब कुछ मेरी गलती है। फिर ग्रैंडमा कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी गलती है। शुई को देखो, उसने तुम्हारे लिए सूप बनाने में इतना टाइम स्पेंड किया ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हें शुई को थैंक यू बोलना चाहिए। इसके बाद वो उसे थैंक यू बोलता है। इस पर वो कहती है, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं अब जाऊंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और ग्रैंडमा उससे कहती है, शुई कितनी क्यूट है राइट? तो वो कहता है, हाँ शायद थोड़ी सी। इस पर ग्रैंडमा कहती है, सिर्फ थोड़ी सी। फिर वो कहता है, ग्रैंडमा मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है और उसे टीज करने के लिए वो लव सॉन्ग्स गाते हुए रूम से बाहर जाती हैं। अगले दिन कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है और वो एक व्हील चेयर पर बैठकर कुकिंग कंपटीशन में आता है और उसका असिस्टेंट उससे कहता है, आपको घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए था, आप मिस शुई को कंपटीशन जीतते हुए देखना चाहते थे राइट? इस पर वो कहता है, शुई के साथ टाइम स्पेंड करके तुमने बहुत गॉसिप करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ उसे देखकर वो अपने मन में कहती है, ये चेन यहाँ क्यों आया है? क्या उसे डर है कि मैं हार जाऊंगी और उसके रेस्टोरेंट की इंसल्ट होगी? फिर जिंग ऑडियंस में बैठती है और जिया से कहती है, शुई बिल्कुल ठीक लग रही है। तो जिया कहती है, टेंशन मत लो, मेडिसिन का इफेक्ट थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और फर्स्ट राउंड नाइफ स्किल्स का होता है, जिसमें वो अपनी नाइफ कटिंग स्किल्स दिखाती है और फर्स्ट राउंड जीत जाती है। ये देखकर जिंग जिया से कहती है, शुई ये राउंड कैसे जीत गई? इस पर जिया कहती है, टेंशन मत लो, मेडिसिन का इफेक्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो कुकिंग कंपटीशन का होस्ट अनाउंस करता है, सेकंड राउंड में हर शेफ को ऑडियंस के लिए एक डिश प्रिपेयर करनी होगी और थर्ड राउंड में शेफ्स को दूसरे शेफ्स की बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करना होगा और उसमें यूज हुई सीजनिंग के बारे में बताना होगा। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट उससे कहता है, मैंने शुई की बनाई हुई डिश का लास्ट पीस ले लिया है। फिर वो कहता है, शुई अक्सर मेरे लिए ये स्नैक्स बनाती है। इसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और वो एक शेफ की बनाई हुई डिश को टेस्ट करने ही वाली होती है, लेकिन जिंग सबके सामने कहती है कि उसका सेंस ऑफ टेस्ट चला गया है। इस पर वो जिंग से कहती है, तुम इतनी सर्टेनिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि मेरा सेंस ऑफ टेस्ट खराब हो गया है? तो जिंग उसके करीब आती है और कहती है, क्योंकि तुमने वो मेडिसिन पी ली जो तुम्हें नहीं पीनी चाहिए थी। वो जिंग की इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और वो सबको जिंग की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन जिंग अभी भी अपनी हार नहीं मानती है और उससे कहती है, ये इस सच को नहीं बदल सकता कि तुम्हारा सेंस ऑफ टेस्ट चला गया है। तुम स्टेज से नीचे क्यों नहीं उतरती और अपनी हार क्यों नहीं मान लेती? फिर वो कहती है, मेरी टेस्ट करने की एबिलिटी गई नहीं है। इसके बाद वो उन सभी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल बताती है जो शेफ ने अपने डिश में यूज किए थे और शेफ से कहती है, मैंने कभी इतना टेस्टी मीट नहीं खाया है। इस पर शेफ कहता है, तुम भी बहुत इंप्रेसिव हो, तुम्हारे फिश सॉस का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। फिर वो जिंग से कहती है, सीन क्रिएट मत करो और यहाँ से चली जाओ। तो जिंग कहती है, मुझे लगा था कि तुम चीटिंग कर रही हो। इसके बाद उसका असिस्टेंट सबको किचन का वीडियो दिखाता है जिसमें जिया उसके जूस में मेडिसिन मिला रही होती है। ये वीडियो देखकर लिन जिया से कहती है, तुमने शुई के जूस में ड्रग क्यों मिलाया? इस पर जिया कहती है, मैं शुई से जेलस थी, इसीलिए मैंने ये गलती की, लेकिन मैंने जो किया मुझे उस पर शर्मिंदगी है। इसके बाद वो जिंग से बदला लेने के लिए उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से लिन को कितना लॉस हुआ है? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि वो लिन से कहती है, मैंने वेट गेन कर लिया है, इसीलिए मैं ये जूस नहीं पी सकती। तो लिन कहती है, तो मैं ये जूस पी लूंगी। प्रेजेंट सीन में लिन उससे कहती है, मेरी टेस्ट करने की एबिलिटी चली गई है, अब मैं क्या करूंगी? इस पर वो कहती है, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जिंग उससे कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो सबको जिंग की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जिंग कॉल पर जिया से बात करती है और उसे उसके जूस में ड्रग मिलाने के बदले में 1 लाख युआन देने का प्रॉमिस करती है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर जिंग कहती है, ये रिकॉर्डिंग फेक है। इस पर उसका असिस्टेंट कहता है,
रिकॉर्डिंग के अलावा तुमने जिया को पैसे ट्रांसफर किए हैं और हमने वो रिकॉर्ड्स पुलिस ऑफिसर को भेज दिए हैं। फिर जिंग डर जाती है और उससे कहती है अगर तुम मुझे जाने दो तो मेरे डैड तुम्हें वो लैंड गिफ्ट कर देंगे जो तुम हमेशा से खरीदना चाहते थे। तो वो कहता है तुम्हारे डैड का बिजनेस पहले ही बैंकरप्ट हो चुका है। इसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स जिंग और जिया को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लिन को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर लिन को एक कैंडी टेस्ट करने के लिए कहता है और कैंडी टेस्ट करने के बाद लिन डॉक्टर से कहती है ये कैंडी बहुत स्पाइसी है। इस पर वो लिन से कहती है तुम्हारी टेस्ट करने की एबिलिटी वापस आ गई है। फिर डॉक्टर लिन से कहता है ड्रग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इसीलिए लिन अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लिन और वो एक फूड कार्ट पर बैठती हैं और खाना खाती हैं और साथ ही बहुत सारी बातें भी करती हैं। अचानक वो वहाँ आता है और वो देखता है कि उसने और लिन ने बहुत ज्यादा पी ली है। तभी उसे देखकर वो उसके पास आती है और इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में उससे कहती है हे हैंडसम तुम मेरे ब्रदर इन लॉ की तरह दिखते हो। फिर उसका असिस्टेंट वहाँ आता है और उससे कहता है मैं आपको घर ले जाऊंगा, लेकिन वो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इसके बाद लिन वहाँ आती है और उसके असिस्टेंट को पीने के लिए जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। फिर वो उसे घर ले जाता है क्योंकि वो बहुत इंटॉक्सिकेटेड होती है। घर जाकर वो उसे उसके रूम में ले जाता है और वो उसे अपने पास बुलाती है, उसके फेस पर थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारे फेस पर एक मॉस्किटो था इसलिए मैंने तुम्हारे फेस पर थप्पड़ मारा। और इस पर वो उससे काफी गुस्सा हो जाता है। अगली सुबह उसका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता क्योंकि वो अपना स्कूटर चार्ज करना भूल गई थी, लेकिन तभी वो वहाँ आ जाता है और वो उससे लिफ्ट मांगती है और वो उसे रेस्टोरेंट तक राइड देने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद वो किचन में खाना बना रही होती है और तभी हेड शेफ आता है और उसे कहता है आज तुम मिस्टर यी चैन के लिए लंच बनाओगी। ये सुनकर एक शेफ उससे कहता है मिस्टर यी चैन एक पिकी ईटर है, आज तक कोई उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए एक लंच बॉक्स ले जाती है और उसे अपसेट करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे दोबारा खाना बनाने के लिए ना कहे, लेकिन वो अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है और उसे खाने के लिए अपने ऑफिस ले जाता है। इसी बीच वो एक सपना देखती है जिसमें वो एक प्रिंसेस की ड्रेस पहनता है, उसका बनाया हुआ खाना खाता है और उसके बनाए खाने की तारीफ भी करता है। थोड़ी देर बाद वो उसे जगाता है और उससे कहता है तुम सोते हुए ड्रूल कर रही थी। ये सुनकर वो काफी एम्बेरेस्ड फील करती है और उसके ऑफिस से बाहर भाग जाती है। इसके बाद वो एलिवेटर खोलती है और अचानक वो अपने ओल्ड क्लासमेट वांग यू से मिलती है। वांग यू उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उसकी वीचैट आईडी मांगता है, लेकिन वो बहाना बनाती है और अपनी वीचैट आईडी देने से मना कर देती है। फिर वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसके दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं क्योंकि वो सोचती है कि वो काफी क्यूट है। अगले दिन वो उसे जून और मीमी की कुछ फोटोज भेजता है और उन फोटोज के बीच में उसकी भी एक फोटो होती है। उसकी फोटो देखकर लिन उससे कहती है ये चैन काफी हैंडसम है। इस पर वो कहती है वो इतना भी हैंडसम नहीं है। तभी वांग यू वहाँ आता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम्हें कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक डोरेमोन इवेंट की टिकट्स लाया हूँ। तो वो कहती है मैं ये टिकट्स नहीं ले सकती। फिर वो कहता है तुम इस इवेंट में अपनी फ्रेंड के साथ जाओ। इसके बाद लिन के कहने पर वो वांग यू की दी हुई टिकट एक्सेप्ट कर लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर लिन उससे कहती है वांग यू काफी क्यूट है और मिस्टर यी चैन भी काफी हैंडसम है, क्या तुम इन दोनों में से किसी को डेट करना चाहती हो? इस पर वो कहती है मेरा सेकंड मैरिज का कोई प्लान नहीं है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट उसे डोरेमोन इवेंट में उसकी और लिन की ली हुई एक पिक्चर दिखाता है। तो वो कहता है शू ही बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी डोरेमोन स्टफ खरीदता है। इसके बाद वो घर जाता है और मिमी को डोरेमोन स्टफ्ड टॉय गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद आता है। अगले दिन वो अपना बनाया हुआ खाना वांग यू को खिलाती है। खाना खाने के बाद वांग यू उससे कहता है तुम्हारी कुकिंग अमेजिंग है, क्या तुम सिंगल हो? इस पर वो कहती है हाँ। तो वो कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो नर्वस हो जाती है, लेकिन तभी वो उससे कहता है मेरी आंख में कुछ ट्रैश चला गया है। फिर वो उसकी आंख में फूंक मारती है, लेकिन तभी ये चैन बच्चों को लेकर वहाँ आ जाता है। इसके बाद जून और मिमी जाकर वांग यू के पास बैठ जाते हैं और वो जून को खाना सर्व करने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ ये चैन उससे कहता है तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम उन्हें पीछे छोड़कर अपने लव लाइफ के बारे में कैसे सोच सकती हो? तुमने कहा था कि तुम अपने करियर पर फोकस करोगी और इस यंग बॉय में ऐसा क्या स्पेशल है? फिर वो वांग यू से कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरे 2 छोटे नॉटी बच्चे हैं। इस पर वांग यू कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है। तो वो यी चैन से कहता है थोड़ी देर में मैं शू ही के साथ स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। फिर वो कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ स्विमिंग करने जा रही हूँ? ये सुनकर यी चैन वांग यू से कहता है मेरा भी एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है, मैं स्विमिंग अरेंज करूंगा। थोड़ी देर बाद यी चैन और वांग यू उसके साथ स्विमिंग करने
करने जाते हैं और उन दोनों के बीच एक स्विमिंग कंपटीशन होता है। इसी बीच वांग यू स्विमिंग पूल में डूबने वाला होता है और वो उसे हेल्प के लिए बुलाता है, तो वो उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तभी ये चैन वहाँ आता है और वांग यू को बचा लेता है और वो वांग यू से कहती है, तुमने बहुत सारा पानी निगल लिया है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? इस पर वांग यू कहता है, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? थोड़ी देर बाद ये चैन अपनी कार की तरफ जा रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, वांग यू को इन्वेस्टिगेट करो, मुझे नहीं पता कि शू यी उस अननोन बॉय के साथ हॉस्पिटल क्यों गई। फिर उसका असिस्टेंट कहता है, मिस शू यी पहले से ही कार में बैठी हैं। इसके बाद वो कार का दरवाजा खोलता है और वो उससे कहती है, काम मिस करने का मतलब है सैलरी कट, क्या तुम ड्राइवर से मुझे पहले ड्रॉप करने के लिए कह सकते हो? थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट जाती है और लीन उसे बताती है कि वांग यू ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। तभी उसे वांग यू के फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे कॉल करता है और कहता है, वांग यू ने बहुत पी ली है और क्या तुम उसे पिक करने आ सकती हो? फिर वो उसे पिक करने जाती है, लेकिन वो उसकी और उसके फ्रेंड्स की बातें सुन लेती है और उसे ये फैक्ट पता चल जाता है कि वो जीन का ब्रदर है और वो जानबूझकर उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और उसके फेस पर एक ड्रिंक फेंक देती है और उसे कहती है, तुम्हारी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद वो उसे अपने अम्ब्रेला से मारती है और वो काफी डर जाता है और उसे सॉरी भी बोलता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये चेन वहाँ आ जाता है और वांग यू ये चेन से कहता है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, क्या मैं अब जा सकता हूँ? पहले तुम्हारे आदमियों ने मुझे पीटा और अब शू यी ने भी मुझे इतना पीटा, तुम मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो? इस पर वो कहता है, शू यी बहुत सेंसिटिव है, तुमने उससे बैड मैनर से बात क्यों की? तो वांग यू कहता है, शू यी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, भले ही तुम्हारा ब्रदर मर चुका है, फिर भी तुम शू यी में इंटरेस्ट कैसे दिखा सकते हो? फिर ये चेन कहता है, अपनी बकवास बंद करो। थोड़ी देर बाद वो घर जाता है और उसे फील होता है कि शायद वो रो रही है, तो वो उससे कहता है, तुम एक अच्छी शेफ हो, तुम इतनी भी बुरी नहीं दिखती, मेरा मतलब है कोई ना कोई तुमसे डेफिनेटली प्यार करेगा। इसके बाद वो देखता है कि वो एक कॉमेडी ड्रामा देखते हुए हंस रही होती है और ये देखकर वो कहता है, तुम रो नहीं रही हो? इस पर वो कहती है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, इसीलिए मैं एक कॉमेडी ड्रामा देख रही हूँ। फिर वो कहता है, तुम अपसेट नहीं हो? तो वो कहती है, मैं थोड़ी सी गुस्से में हूँ, लेकिन हार्ट ब्रोकन नहीं, मैं एक विडो हूँ जिसके 2 बच्चे हैं। अगर मैंने इतने सालों में इतनी जल्दी लोगों पर ट्रस्ट किया होता तो मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं होती। इस पर वो कहता है, मुझे लगा था कि उसकी स्वीट टॉक्स तुम्हें अट्रैक्ट कर रही थी। फिर वो कहती है, तुम्हें पहले से पता था कि वांग यू जीन का ब्रदर है? तो वो कहता है, मुझे बस 2 दिन पहले पता चला। इस पर वो कहती है, तो तुमने जानबूझकर मुझे बाहर भेजा सिर्फ इसलिए ताकि मैं वांग यू के अगेंस्ट हो जाऊं? फिर वो कहता है, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। तो वो कहती है, ये सब तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ की वजह से हुआ, आज के बाद इन सब अफेयर्स में मत पड़ो और मुझे भी इनमें ड्रैग मत करो। इस पर वो कहता है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। फिर वो कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं है। इसके बाद वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जून वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, मॉमी मैंने बेड गीला कर दिया। तो वो कहती है, मैं आ रही हूँ। फिर जाते हुए वो उससे कहती है, मैंने किचन में तुम्हारे लिए पॉरेज बना कर रखा है, थोड़ा सा खाना याद रखना। अगले दिन वो जून और मिमी के स्कूल एक रेसिंग कंपटीशन में पार्ट लेने जा रही होती है और जून उसे कहता है, क्या आप रेस में हम दोनों को अकेले कैरी करेंगी? इस पर वो कहती है, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। इसके बाद वो उन्हें उनके स्कूल ले जाती है और थोड़ी देर बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो और मुझे आज तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं कार खुद चलाऊंगा। दूसरी तरफ जून और मिमी की टीचर उसे कहती है, क्या आप दोनों बच्चों को कैरी करके दौड़ सकती हैं? तो वो कहती है, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगी। तभी वो वहाँ आ जाता है और जून और मिमी को उठा लेता है और रेस में दौड़ने लगता है और वो उसके पीछे दौड़ती है। फाइनली वो रेस जीत जाते हैं और जून और मिमी रेस जीतने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक फोटोग्राफर आता है और उनकी एक फैमिली फोटो क्लिक करता है और कहता है, आप 4 लोगों की कितनी क्यूट फैमिली है, फोटो बहुत अच्छी लग रही है। इस पर वो उसे कहती है, उसने हमें एक फैमिली कहा, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? तो वो कहता है, नहीं, आज मैं जून और मिमी का डैडी हूँ। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक लविंग डैडी मिल गया होता है। इसके बाद वो और भी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं और सब एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद इवेंट ओवर हो जाता है और वो बच्चों को लेकर घर जाते हैं। मिमी सो जाती है तो वो उसे उठा लेता है और ये देखकर वो कहती है, मैं मिमी को उठा लूंगी। तो वो कहता है, मिमी जाग जाएगी। फिर जून उसे कहता है, आज के लिए हमारे डैड बनने के लिए थैंक यू। इस पर वो कहता है, मैं भी तुम दोनों का डैड बनकर बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है, लेकिन फिर उसका ख्याल अपने दिमाग से निकालने के लिए वो अपने फोन पर एक ड्रामा देखने लगती है। अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट खाने जाती है और देखती है कि बच्चे डाइनिंग टेबल पर नहीं हैं। फिर वो उसे बताता है कि बच्चे ग्रैंडमा के साथ बाहर गए हैं। इसके बाद वो नोटिस करता है कि वो फ्रेश नहीं लग रही है। तो वो उसे कहता है,
क्या तुम रात को ठीक से सोई नहीं थी? इस पर वो कहती है हाँ, मैं कल रात बिजी थी। फिर वो उसे उस ड्रामा का लिंक भेजती है जिसे वो पूरी रात देख रही थी। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम पूरी रात ड्रामा देख रही थी? तो वो कहती है हाँ, मैंने कल रात 3 ड्रामास देखे। फिर वो कहता है मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें इंसोम्निया है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो हाउसमेट्स की बातें सुन लेती है जो बात कर रही होती है कि यी चैन के पेरेंट्स अब्रॉड से वापस आ रहे हैं और उनके अच्छे दिन चले जाएंगे। ये सुनकर वो अपने मन में कहती है क्या यी चैन के पेरेंट्स डेंजरस हैं? अगली सुबह वो कस्टमर्स को खाना सर्व करती है लेकिन उसे फील होता है कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो उसके ऑफिस जाती है और उसे फिर से फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तभी वो वहाँ आ जाता है और उससे कहता है मेरा खाना ऑफिस में लाओ। इसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है आप कहाँ हो? इस पर उसकी मॉम उससे झूठ बोलती हैं और कहती हैं हम बीच पर हैं, जबकि वो छुपकर उसके ऑफिस में उसे फॉलो कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ आता है और अपने पेरेंट्स को अपने ऑफिस में छुपा हुआ देखकर उनसे कहता है आप लोग शुयी को फॉलो क्यों कर रहे हो? तो उसकी मॉम कहती है हम शुयी को जानना चाहते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है। फिर वो कहता है अगर शुयी को पता चला तो उसे बहुत बुरा फील होगा। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को घर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स उसे टेस्ट करने के लिए हाउस सर्वेंट्स का डिसग्राइज करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे किचन में देखते हैं वो सोफा के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे शक हो जाता है कि कोई उसे छुपकर देख रहा है और वो उसके पेरेंट्स को पकड़ लेती है। इसके बाद वो उससे कहता है जब से मॉम ने ब्रदर को खोया है उनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, इसीलिए डैड उनकी सारी बेवकूफियों में उन्हें सपोर्ट करते हैं। इस पर वो कहती है अगर तुम्हारी मॉम जून और मिमी से पहले मिली होती तो शायद वो बहुत खुश होती, मुझे बच्चों को लेकर पहले आ जाना चाहिए था। तो वो कहता है अगर तुम पहले आ जाती तो अच्छा होता। फिर वो कहती है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तुम हमेशा मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते थे। इस पर वो कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि उस टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो वो कहती है लेकिन अब? फिर वो अपना प्यार कन्फेस करने ही वाला होता है लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमा उसे बुला लेती हैं। इसके बाद उसकी मॉम उसे एक फैमिली एयरलूम गिफ्ट करती हैं, लेकिन वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने से मना कर देती है क्योंकि वो एयरलूम बहुत एक्सपेंसिव होता है। फिर ग्रैंडमा उसे गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए कहती हैं और ग्रैंडमा के कहने पर वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा उससे बात करने के लिए उसके रूम में जाती हैं और उसे कहती हैं आज मुझे तुम्हें शाओ के बारे में कुछ बताना है। शाओ एक अनाथ था और हमारी फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। इस पर वो कहती है तो मुझे ये नेकलेस नहीं लेना चाहिए? तो ग्रैंडमा कहती हैं ये नेकलेस तुम्हारा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यी चैन और तुम शादी कर लो। थोड़ी देर बाद वो अपने मन में सोचती है क्या यी चैन मुझे पसंद करता है? फिर वो इंटरनेट मैसेज बोर्ड पर कुछ लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती है और उसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से वो एक डिसीजन लेती है कि उसे पहले चेक करना चाहिए कि वो सच में उसे पसंद करता है या नहीं। थोड़ी देर बाद वो एक ड्रेस पहनकर घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वो वहाँ आता है और उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो? इस पर वो कहती है मैं एक ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। तो वो कहता है वो लड़का तुम्हें इतनी रात को बुला रहा है, क्या वो एक अच्छा इंसान हो सकता है? फिर वो कहती है मुझे श्योर है कि वो एक अच्छा लड़का है। इस पर वो कहता है घर पर रहो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो वो कहती है तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर वो कहता है तो अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊं तो मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, मैं बन जाऊंगा। ये सुनकर वो नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और फिर वो अपने मन में कहती है क्या वो सच में सीरियस है? क्या मैंने भी यी चैन को पसंद करना स्टार्ट कर दिया है? अगली सुबह उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कुछ पपराजी ने उनके बारे में एक गॉसिप आर्टिकल पब्लिश किया है और सबको ये फील होने लगा है कि उसने उसे फंसा लिया है। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टर्स उसके पास आते हैं और उससे उसके और उसके अफेयर के बारे में क्वेश्चंस करने लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती और रिपोर्टर से कहती है यी चैन मुझे पसंद करता है और उसने अभी तक इस रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं कहा है। तभी वो वहाँ आता है और रिपोर्टर से कहता है आप मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हैं, उसे काम पर जाना है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के किचन में काम करने जाती है और रेस्टोरेंट का हेड शेफ उससे कहता है क्या मैं आपकी और मिस्टर यी चैन की वेडिंग के लिए खाना बना सकता हूँ? फिर एक और शेफ आता है और उसे कहता है जब आपका बच्चा होगा तो क्या मैं आपके बेबी की बर्थडे पार्टी का खाना बना सकता हूँ? ये सुनकर वो कहती है आप सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यी चैन और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद वो उसका खाना उसके ऑफिस में ले जाती है और उसे बताती है आज किचन के हेड शेफ ने मेरे लिए खाना बनाया है। इस पर वो कहता है दूसरों को तुम्हारी बजाय मेरी ज्यादा फिक्र होती है। तो वो कहती है बात बस इतनी है कि आज तक किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगले दिन लिन उसे एक रेस्टोरेंट ले जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ आ जाता है और उसे प्रपोज करता है। तभी उसकी फैमिली वहाँ आ जाती है और सब मिलकर उसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। फिर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो प्यार से उसे हग कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि कुछ साल बीत चुके हैं
है और वो एक फूड स्टॉल पर खाना बना रही होती है और तभी वो बच्चों को लेकर वहाँ आ जाता है। लेकिन अचानक वो नर्वस होकर कहती है, यहाँ स्ट्रीट स्टॉल्स लगाने की परमिशन नहीं है, पुलिस आने वाली है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। इस पर जुन लिन से कहता है, ये गेम हर हफ्ते होता है, मैं इससे बोर हो गया हूँ। तो मिमी कहती है, हमें पहले से पता है कि उन्होंने भागने का एक्सक्यूज बनाकर छुपकर अकेले टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया है। दूसरी तरफ वो उससे कहती है, बच्चों ने हमें फॉलो नहीं किया, राइट? फिर वो कहता है, टेंशन मत लो, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। इसके बाद वो किस करते हैं और इसी सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।